बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक यानी कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ 10 यानी लेसन 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को बहुत अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। बस आपको एक ही काम करना है कि हाथ में एक पेन और कॉपी लेकर जो चीज़ पढ़ाऊँ समझाऊँ उसको नोट करना है अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार तरीके से ख़त्म कर लेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कहना, लेकिन अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिए बच्चों, ध्यान से हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में समझने के लिए सबसे पहले प्रकाश को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश यानी जो लाइट है, लाइट एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँगा क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारी लाइट जल रही हैं। तो जो क्या होता है कि जो प्रकाश है यानी प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तुम्हारा कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका बल्ब है, मोमबत्ती है, और मान लीजिए सबसे प्राकृतिक स्रोत जो प्रकाश का है वो हमारा सूर्य है। तो इन सब से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन देखता कौन है? हमारा मानव नेत्र। और मानव नेत्र देखता है तो इस पर रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों, बात ये आती है कि वस्तु का दिखाई देना, यानी हमें वस्तु कैसे दिखाई देती है। तो देखिए, वस्तु कैसे दिखाई देती है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो कुछ वस्तुएं प्रकाश का क्या कर देती हैं? परावर्तन। अब बात आ रही होगी कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा प्रकाश को लौटा देना। तो क्या होता है कि कुछ प्रकाश जब आता है तो प्रकाश वस्तुओं पर गिरता है तो कुछ वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, और परावर्तित कर देती हैं तो यह प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, जिससे हमें वस्तुएं आसपास का सब वातावरण दिखाई देता है। तो ये हमारा वस्तु का दिखाई देना है। यानी जब प्रकाश वस्तु पर गिरता है और गिरने के पश्चात वस्तु से जब टकराता है तो परावर्तित होकर मानव के नेत्र में आता है। तो इसको इस तरीके से हमको वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश का स्रोत है, और यहाँ से प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश किरणें आ रही होंगी, और मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और व्यक्ति के मानव नेत्र में इस तरीके से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें मानव के नेत्र में जा रही होंगी, तो हमें ये वस्तु दिखाई देती है। ठीक है ना? तो ये वस्तु हमें दिखाई देती है। तो वस्तु का दिखाई देना क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उससे टकराकर प्रकाश लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो अब बात आती है जो प्रकाश के गुण होते हैं, यानी प्रकाश की, लाइट की क्या क्या क्वालिटी होती है, हम लोगों को अब इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। यानी प्रकाश ऐसा नहीं है कि प्रकाश इस तरीके से मान लो सीधी रेखा के और दूसरी रेखा में आता है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी आप लोग देखें कि मैं एक अपारदर्शी वस्तु हूँ, या मैं अपारदर्शी कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी है, हम तो अपारदर्शी हैं। तो हमारे पीछे अगर हम आपसे कहें कि मैं कितनी उंगली करके रखे हूँ सिर के पीछे, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैं एक अपारदर्शी हूँ। तो क्या होता है कि प्रकाश क्या करता है? अपारदर्शी वस्तुओं की क्या करता है? छाया। जैसे मेरा ये हाथ है, अगर आपको दिख रहा हो तो हाथ मेरा अपारदर्शी है, लेकिन प्रकाश के अगल बगल से जा रहा है। लेकिन अभी देखिए, मैंने इसको जब क्लोज किया तो प्रकाश से क्या बनती है? छाया बनती है। यानी प्रकाश क्या करता है? अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब बात करते हैं प्रकाश की चाल। निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर हमारा चल जाता है। यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चल जाता है। ये इतना फास्ट होता है, इतना तेज होता है कि हम लोग तो देख ही नहीं सकते।
अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो तरंगें तुम्हारी दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगें होती हैं, दूसरी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो यांत्रिक तरंगों के लिए यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती हैं, आप इसको आगे पढ़ेंगे कक्षाओं में, तो अपन इतना सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, अपन लोग पहले देखते हैं प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्यों है? क्योंकि प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश बिना किसी माध्यम के गमन करता है। अब बात करते हैं, सूर्य से तो कई प्रकार का प्रकाश आता है, लेकिन हम लोगों को जो प्रकाश दिखता है उस प्रकाश को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है यानी लेंथ होती है, वेव लेंथ होती है, उसकी बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये सभी आप लोग प्रकाश के गुण लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएंगे कि प्रकाश क्या है, इसके गुण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है तो आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रकाश की किरण। अब बात मन में आ रही होगी कि प्रकाश की किरण क्या होती है, तो हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं कि प्रकाश की किरण की अगर हम बात करें तो प्रकाश का एक सीधी रेखा में जाना, प्रकाश का एक सीधी रेखा में जाना, प्रकाश का सीधी रेखा में जाना यानी सरल रेखीय पथ। प्रकाश का कैसा पथ? सरल रेखीय पथ। सरल रेखीय पथ, प्रकाश का सरल रेखीय पथ की बात करें तो प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब बात आती है किरणपुंज। किरणपुंज की बात करें अगर हम, तो जब प्रकाश का जो प्रकाश है अगर वो कई प्रकाश की कई किरणें हैं, अगर एक पुंज बन जाए, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हो, यानी प्रकाश की किरणों का समूह जा रहा हो, प्रकाश की किरणों का समूह जा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किरणपुंज। यानी बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पुंज। पुंज यानी प्रकाश का किरणपुंज, पुंज माने जाना और समा। अब प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश की जब किरण जाएंगी तो वो पुंज के रूप में जाए, गुच्छे के रूप में जाए, ज्यादा जाए, समूह में जाए तो उसको किरण पुंज कहते हैं। तो यह तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले बात करें समांतर किरण पुंज की। अगर हम लोग समांतर किरण पुंज की बात करते हैं तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? अगर प्रकाश की जो रेखा है, जो प्रकाश है, अगर वो समांतर किरण पुंज के रूप में जाता है, यानी अगर समांतर जाता है प्रकाश, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। तो इस तरीके से ये तुम्हारा समांतर किरण पुंज है। अब अगर हम इसके बात करें तो अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरणें अगर यानी बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु की ओर आती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु की ओर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बाद आगे के लिए बात करते हैं हम लोग कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें कई दिशाओं में फैल जाती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब बच्चों बात ये आती है प्रकाश की क्या है। अगली हेडिंग है प्रकाश की क्या है। तो प्रकाश की अगर हम बात करें तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करेंगे, यानी प्रकाश के गुणों का, प्रकृति का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग प्रकाश की कहेंगे। तुमसे प्रश्न पूछता है एक नंबर में प्रकाश की क्या है, तो प्रकाश की क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? प्रकाश की कहलाएगी। अब इसके अगर हम आगे बात करें किरण प्रकाश की, तो किरण प्रकाश की क्या होती है अभी आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। तो जो प्रकाश है, कई वैज्ञानिकों में बहुत सारे मतभेद हैं कि कोई कहता है कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, कोई कहता है प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है, कोई कहता है प्रकाश तुम्हारा तरंगों के रूप में चलता है। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे, हमें उसके बारे में सीखना है। तो बात आती है किरण प्रकाश की। अगर प्रकाश किरणों के रूप में चलता है तो उसको हम लोग किरण प्रकाश की कहेंगे। अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अगर तरंगों के रूप में चलता है तो हम उसको क्या कहेंगे? तरंग प्रकाश की। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है कि जिस प्रकाश के बारे में हमको पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो ये हमारा कौन से प्रकाश की में आएगा? किरण प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में बहुत सारी घटनाएं
होती हैं, जैसे हम कहें परावर्तन, अपवर्तन आदि। ठीक है, ये घटनाएं हमारी क्या होती हैं, इसमें होती हैं। और विवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, बहुत सारी घटनाएं हैं। इन घटनाओं को आप बड़ी कक्षाओं में बहुत आसानी से समझेंगे। तो हम लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के आगे आप अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे टॉपिक में परावर्तन के बारे में दिया है, तो पहले हम लोग परावर्तन को समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन यानी जो तुम्हारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे परावर्तन कब होता है। तो जब भी प्रकाश किसी चिकने सतह पर गिरता है, तो चिकनी सतह होने के कारण उसमें प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश को लौटा देती है। तो सबसे पहले परावर्तन के लिए हमें चिकनी सतह चाहिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है, तो उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है, तो टकराकर उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर एक विसरित परावर्तन, इसको अनियमित परावर्तन भी कहते हैं, यानी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है नियमित परावर्तन, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। तो क्या होता है ये कि जब प्रकाश की किरण किसी खुदरे पृष्ठ पर, कैसे पृष्ठ पर, खुदरे पृष्ठ पर, जब प्रकाश की किरण किसी खुदरे पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह क्या होती है, अनियमित रूप में, किस रूप में, अनियमित रूप से किसी भी दिशा में मुड़ जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण आई, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। मान लीजिए इस तरफ आई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कहीं यहाँ चली गई, मान लो यहाँ भी जा सकती है, क्योंकि ये सतह कैसा है, खुरदुरी, क्या है, खुरदुरी पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ है। ये पृष्ठ हर जगह चिकना नहीं है, एक सा नहीं है, कहीं पर गड्ढे टाइप के हैं, कहीं पर सही है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन तुमने देखा है कि यहाँ पर चिकना समतल पृष्ठ है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर गिरती है, तो वह एक निश्चित या विशिष्ट दिशा में लौटती है। इस विशिष्ट दिशा में जब परावर्तित होती है, लौटती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर टकराई, तो एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होती है, परावर्तित होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इन दोनों नियमों को समझने के लिए हम लोग बहुत अच्छे से डायग्राम से समझते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया, एक एलएम, एक हमारा समतल दर्पण है। दर्पणों में पॉलिश होती है, तो एक तरफ इस पर पॉलिश है और दूसरा इसका पृष्ठ होता है परावर्तक पृष्ठ। तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है, इसमें माध्यम एक हमने हवा ले लिया। अब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, क्योंकि ये चिकना पृष्ठ है। प्रकाश की किरण इसी माध्यम में कहीं ना कहीं दिशा में लौट जाएगी। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आपतन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए ये एक समतल पृष्ठ है, यानी हम इसको समतल पृष्ठ ले लिए। अब इसमें एक प्रकाश की किरण जो आ रही है, इसको आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है दर्पण के, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब कुछ ना कुछ कोण पे आ रही होगी, तो हमने इसको क्या है यहाँ पर नॉर्मल खींच लिया, यानी अभिलंब। अब आपने देखा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है, इसी को हम लोग आपतन कोण आई कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण
हमारा आपतन कोण होता है। अब आपने देखा चिकना पृष्ठ है, यहाँ टकराई, टकराने के बाद यहाँ परावर्तित हो गई। तो अब परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण व विलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। तो अगर हमने देखा कि अगर ये 30 डिग्री के कोण पर आएगी तो 30 डिग्री के कोण पर भी परावर्तित होगी प्रकाश की किरण। इससे ये पता चलता है कि पहला नियम कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरे नियम की बात करें अगर हम, तो दूसरा नियम क्या है? ये तुम्हें दिख रहा होगा कि आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है, पर अवलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु, पर अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर हम बात करें तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, पर अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर समझने का प्रयास करें तो अब हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पेज है, मान लीजिए कोई पेज है मेरे पास, अगर ये तल है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इस पर अगर प्रकाश की किरण, मान लीजिए आपको सबको दिख रहा होगा यह एक तल है, मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ कोई बिंदु है, ये अवलंब है, अवलंब है। तो अगर हम बात करें यहाँ टकराई, टकराने के बाद यहाँ पर परावर्तित हुई, तो आप एक बताइए क्या इसने अपना तल छोड़ा? तल तो वही है। क्या प्रकाश की किरण बाहर निकल रही है? तो प्रकाश की किरण देखिए ये आपतित किरण है, यहाँ टकराई आपतन बिंदु, परावलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, इन तल को नहीं छोड़ा। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि हमारा कि आपतित, यानी पहला नियम होता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम हमारा ये है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, पर अवलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु, पर अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमने प्यारे बच्चों समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश में अभी हमने परावर्तन को पढ़ा। तो अभी परावर्तन हमने बताया आपको कि चिकने पृष्ठ जिसके होते हैं उस पर होता है। तो सुबह सुबह आप क्यूट सा चेहरा जहाँ देखकर आते हो उसको हम लोग कांच नहीं दर्पण कहते हैं, कि उसमें एक तरफ क्या होती है पॉलिश। तो जो हमारा दर्पण होता है जो जिसमें हम अपना फेस देखकर आते हैं उस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण हमको सीखना है। तो समतल दर्पण सबसे पहले परिभाषा आती है कि समतल दर्पण क्या होता है। तो किसी भी समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ सभी जगह कैसा हो? समान हो। वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ सभी जगह कैसा हो? समान हो। यानी दर्पणों में दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ पर तो पॉलिश होती है और जो ये ऊपर वाला पृष्ठ है इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जैसे आपको मेरी हथेली दिख रही है, देखें अगर हम देखें तो हम मान लीजिए ऊपर वाले हिस्से पे अगर हम बात करें तो ऊपर वाले हिस्से पे मान लीजिए पॉलिश है, तो अंदर वाला तल कैसा है? पृष्ठ कैसा है? परावर्तक। तो इसी प्रकार से दर्पण होता है, यानी ऐसा वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? सब जगह समान हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब बात ये आती है कि समतल दर्पण कहलाता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो इमेज क्या होता है? इमेज क्या होती है अगर हम बात करें तो इमेज क्या होती है कि इमेज जब बनती है जब कम से कम दो परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणें आपको अवश्य ही चाहनी पड़ेंगी। यानी दो परावर्तित किरणें अगर किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो निश्चित रूप से वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, यानी पहला तो तुम्हारा है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा क्या है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिस पर जो प्रकाश की किरणें हैं, मैंने बताया अभी कि प्रकाश की दो परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यहाँ पर किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हुई आती हैं, यानी किरणें वास्तव में मिलती हैं
प्रतिच्छेद करती हैं, वास्तव में करती हैं। तो सबसे पहले बात करें, इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी बात, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और ये उल्टा होता है। इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, अभी आप बहुत सारे डायग्रामों में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है आभासी प्रतिबिंब। यानी आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये कैसा होगा, आभासी, आभासी होगा और सीधा होगा। यानी इसमें जो प्रकाश की दो किरणें होंगी परावर्तित, वो वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती प्रतीत होंगी, क्योंकि ये वास्तव में नहीं होगा, आभास होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब कैसे, जो तुम्हारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा आभासी और सीधे बनते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी इसमें करती हुई प्रतीत होंगी लेकिन वास्तव में नहीं करती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, हम लोग इस बात को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया एक समतल दर्पण, एक तरफ पॉलिश है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ है। अभी धीरे धीरे आप चीज़ों को आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग सीखते रहेंगे। अभी कहाँ से कौन सी चीज़ आई अभी थोड़ा समझना ज़रूरी है। धीरे धीरे हम आगे पढ़ते रहेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आती रहेंगी। सबसे पहले हमारा एक दर्पण है, ये समतल दर्पण है। इसके एक तरफ पॉलिश है, दूसरा तरफ परावर्तक पृष्ठ है। अच्छा, इसमें हमने क्या है, एक बीचों बीच इस मुख्य अक्ष होती है। अभी हम लोग आगे गोलीय दर्पण में बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष होती है। हमेशा जो ए बी एक वस्तु है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो हमने एक बाईं ओर वस्तु ए बी ले रखी है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण हमें वस्तु से गुजारनी होती है, प्रकाश की किरण जब वस्तु से गुजारते हैं, अगर किसी बिंदु पर दो किरणें प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेद पर करती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। तो सबसे पहले एक किरण हमने वस्तु के बिंदु बी से गुजारी तो ऐसी गई, तो ये दर्पण से टकराई, तो टकराने पे आपने देखा जैसी गई वैसी परावर्तित हो गई, यानी हमारी ये किरण परावर्तित होकर इस तरफ जा रही है। दूसरी किरण भी हमने प्रकाश के वस्तु के बिंदु बी से गुजारी, प्रकाश की किरण वस्तु के बिंदु बी से गुजारी, तो यहाँ पर ये टकराई। टकराने पर आपने देखा कि ये किरण जैसी टकराई वैसी परावर्तित हो गई। तो हमने देखा कि दो परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये मिल नहीं रही है। तो हमने क्या करना है, इसको मिलाना है। तो हमने जैसे ही इसको पीछे बढ़ाया, इसी प्रकार इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया, तो हमें एक बिंदु जो है ए डैश, इस पर ऐसा लग रहा है कि ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु ए डैश से हमने इसकी मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, तो ये भैया हमारा ए डैश बी डैश इस वस्तु ए बी का कैसा प्रतिबिंब बन गया, आभासी प्रतिबिंब। अब बच्चों दिमाग में बात आ रही होगी आभासी क्यों बना। आभासी इसलिए बना क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये प्रकाश जो प्रतिबिंब बना, ये कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, और देखिए ये मुख्य अक्ष के ऊपर जैसी वस्तु रखी है वैसे ही तुम्हारा प्रतिबिंब बना है, यानी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा प्रतिबिंब। तो यानी हमने अभी समझा था आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। देखिए हमने स्पष्ट रूप से देखा। और इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में क्या क्या निष्कर्ष निकले। हमने देखा कि सबसे पहले प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना। दूसरी चीज हमने देखी कि जितना वस्तु का साइज है, बोलिए जितना वस्तु का साइज है उतने ही साइज का क्या बना, प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज बिल्कुल समान होता है। और आगे की बात करें, अगर हम देखें दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी है, हमारा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बना। यानी जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु होती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। और हमने और एक चीज क्या देखी, हमने ये सब चीजें देखी तो हम लोग जब सुबह सुबह अपना क्यूट सा प्यारा सा स्माइल सा चेहरा जब हम अपने दर्पण में देखते हैं सुबह सुबह, जिसको आप लोग कांच कहते हैं, तो आप उसमें कभी देखेंगे आप जितने आगे होते हैं तो दर्पण में भी उतने ही आगे आपका प्रतिबिंब बनता है। आप जितने पीछे जाते हैं उतने ही पीछे आपका भी प्रतिबिंब बनता है।
और जो आप होते हैं वही प्रतिबिंब आपका हमारे दर्पण में बनता है। जैसे आपने गोदरेज है और कई जगह फंक्शनों में देखा होगा, आप बहुत सारे मिरर लगे हुए होते हैं, दर्पण लगे हुए होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ और देखते हैं दर्पण में कि बायां भाग दायां प्रतीत होता है और दायां भाग बायां प्रतीत होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तित होते हैं। जो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब होते हैं वो पार्श्व परिवर्तित होते हैं। अब मन में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो क्या होता है पार्श्व परिवर्तन, यानी दायां भाग बायां प्रतीत और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत एंजॉय के साथ पढ़ा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। इसके अच्छी तरीके से नोट्स बना लें, इसको अच्छे से लिख लें। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका 100% एग्ज़ाम क्रैक होगा, आप 95+ नंबर लेके आएंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और मैं इस तरह से ही आपके लिए एक यूनिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।